हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल चैनल बाय विजय कुमार पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के लिए हिंदी वर्णमाला का ये तीसरा पार्ट लेकर के आया हूं। इससे पहले मैंने आपको 2 पार्ट उपलब्ध करा दिया था। ये कौन सा पार्ट है? पार्ट है 3। इससे पहले आपको 2 पार्ट पढ़ाया गया है। उन दोनों पार्टों में पहले पार्ट में आपको हिंदी वर्णमाला और उसके उसके स्वर बताए गए हैं, उसमें स्वर और उनके प्रकार बताए गए हैं, और दूसरे पार्ट में आपको व्यंजन और उनके प्रकार बताए गए हैं। आज हम जो आपको बताने वाले हैं हिंदी वर्णमाला, इस हिंदी वर्णमाला में आज हम पढ़ेंगे व्यंजनों के प्रकार के बारे में, व्यंजनों का उच्चारण स्थान। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने व्यंजन का प्रकार पढ़ा था, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उन व्यंजनों का उच्चारण स्थान। इससे पहले हम इस टॉपिक को शुरू करें, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आने वाली हमारी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए देखते हैं व्यंजनों का उच्चारण स्थान। आपको बताया गया था व्यंजन का से स्टार्ट होता है, तो क वर्ग यानी क ख ग घ ङ। जब इन हम 5 वर्णों का उच्चारण करते हैं तो आवाज हमारे कंठ से निकलती है, जिसके कारण इनका उच्चारण स्थान क्या कहलाता है? कंठ कहलाता है। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या कहलाता है? कंठ। तो क वर्ग क ख ग घ ङ ये कहलाता है कंठ उच्चारण स्थान। और च वर्ग तथा बड़ा स और या का उच्चारण स्थान च छ ज झ इया। जब हम इसको पढ़ रहे थे तो इनमें जो हमारी ध्वनि निकल रही थी, इन वर्णों की जो ध्वनि निकल रही थी वो हमारे मुंह के पिछले ऊपरी छक के पिछले हिस्से से निकलने के कारण इसे हम तालव्य कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आवाज हमारे तालु से निकलती है, जिसके कारण इनका उच्चारण स्थान क्या कहलाता है? तालव्य कहलाता है। तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालव्य हो गया। आइए हम लोग देखते हैं टा वर्ग तथा खट्टी सा। टा वर्ग का जब हम पढ़ते हैं ट ठ ड ढ, तो जो हमारी जो इन ध्वनियों का जो आवाज निकल रहा है, इन वर्णों का जो ध्वनि निकल रही है, वो ध्वनि कहाँ से निकल रही है? हमारे मुंह के ऊपरी हिस्से के अगले वाले भाग से ये ध्वनि निकल रही है, और उस हिस्से को मूर्धा कहते हैं। इसलिए टा वर्ग और खट्टी सा का उच्चारण स्थान मूर्धा माना। क्या होता है? मूर्धा। आइए अब हम देखते हैं ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। ता वर्ग में त थ द ध ना होता है, और जब हम ता था दा को पढ़ रहे थे तो आवाज हमारे मुंह के दांतों से निकल रहा था, जिसके कारण ता वर्ग को दंत कहते हैं। ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत कहलाता है। आइए अब हम पा वर्ग को देखते हैं। पा वर्ग में प फ ब भ म। जब हम इन वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं तो आवाज हमारे ओठों से निकल रही है, जिसके कारण पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? ओठ माना जाता है। ओष्ठ, ओठ भी कह सकते हो, ओष्ठ भी कह सकते हो। आइए अब हम लोग इसका लास्ट व्यंजन वा को देख लेते हैं कि वा का उच्चारण स्थान क्या होता है। यदि हम वा का उच्चारण करें तो कहें वा, तो आवाज हमारे दांतों के साथ ओठ से निकल रही है। दंत, और कहां से? ओठ से, के कारण इसका उच्चारण स्थान क्या कहलाता है? दंतोष्ठ होता है। वा का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? दंतोष्ठ। क्यों दंतोष्ठ हो जाता है? क्योंकि जब वा का हम उच्चारण करते हैं तो ध्वनि दांतों से नहीं होकर के ओठों की सहायता से बाहर आती है, इसीलिए वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ कहलाता है। आइए अब हम लोग इस का जो दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं विराम चिन्ह। इस विराम चिन्ह के बारे में हम लोग जानते हैं। विराम का मतलब होता है कि ठहराव या रुकना। विराम का मतलब क्या होता है? ठहराव
या रुकना आप कह सकते हैं। तो ये होता क्या है, ठहराव या विराम रुकना क्या होता है, लेखन को प्रभावी रूप देने के लिए आप कह सकते हैं, लेखन को प्रभावी रूप यानी जो लिखने की कला है उसको और अच्छे से समझने के लिए, उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिसे विराम चिन्ह कहते हैं। एक बार फिर से सुन लेते हैं, विराम चिन्ह होते क्या हैं, लेखन कला को प्रभावशाली बनाने के लिए या उसके अर्थ को, वाक्य के अर्थ को समझने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जिसे विराम चिन्ह कहते हैं। और जिसे क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी व्याकरण के विशेषज्ञ हैं श्री कामता प्रसाद। कौन है? श्री कामता प्रसाद। ये क्या है? हिंदी व्याकरण के विशेषज्ञ हैं। क्या है ये? हिंदी व्याकरण के विशेषज्ञ हैं और इनके अनुसार कुल विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। कुल विराम चिन्हों की संख्या 20 होती है। तो आपने जाना विराम चिन्ह क्या होता है। और श्री कामता प्रसाद ये हैं हिंदी व्याकरण के विशेषज्ञ, इनके अनुसार कुल चिन्ह कितने होते हैं? 20 होते हैं। आइए हम लोग एक एक करके उन 20 चिन्हों के बारे में जानते हैं, वे कौन कौन से चिन्ह होते हैं और किस प्रकार से वाक्यों में उनका प्रयोग होता है। तो इसी प्रकार तो इन जो टोटल 20 विराम चिन्ह हुए ना, इन 20 विराम चिन्हों में एक चिन्ह पूर्ण विराम होता है। इस पूर्ण विराम को छोड़कर श्री कामता प्रसाद जी ने शेष 19 विराम चिन्हों को अंग्रेजी विराम चिन्ह माना है, अंग्रेजी शब्द माना है। क्या चिन्ह मान? कौन सा? अंग्रेजी चिन्ह माना है। आइए अब हम देखते हैं इन विराम चिन्हों का पहला चिन्ह जिसे बोलते हैं पूर्ण विराम। क्या कहते हैं इसे? पूर्ण विराम। ये पूर्ण विराम होता क्या है? पूर्ण विराम किसे कहते हैं? तो पूर्ण विराम सामान्यतः आप पहले ये जान लीजिए कि विराम चिन्ह वाक्य में कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। जो विराम चिन्ह होते हैं वाक्यों के अंत में या तो वाक्यों के बीच में इनका प्रयोग होता है। तो सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं पूर्ण विराम। अब ये पूर्ण विराम क्या होता है? वह पूर्ण विराम वह चिन्ह होता है या वाक्यों के अंत में वहां पे प्रयोग होता है जब वाक्य समाप्त हो जाता है पूरी तरह से, उसे हम कहते हैं पूर्ण विराम। फिर से सुन लीजिए, पूर्ण विराम होता क्या है? पूर्ण विराम जहां पर किसी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह वहां प्रयोग किया जाता है जहां पर वाक्य समाप्त हो जाता है। जैसे आप कह सकते हैं श्याम ने खाना खा लिया है। उदाहरण में देखिए, श्याम ने खाना खा लिया है। श्याम ने खाना खा लिया है। तो ये जो श्याम ने खाना खा लिया यही है पूर्ण विराम चिन्ह। इसी को बोलते हैं पूर्ण विराम चिन्ह। ये पूर्ण विराम चिन्ह होता क्या है? वहां लगता है वाक्यों के अंत में जहां वाक्य समाप्त हो जाता है। इसी तरह से दूसरा वाक्य देख लीजिए, वह कल आएगा। मतलब वाक्य पूरा हो गया, वह कल आएगा, वह कल जाएगा। तो इन सब के वाक्यों के अंत में जिस चिन्ह का प्रयोग होता है उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। तो हमने पहला चिन्ह सीख लिया पूर्ण विराम, और ये है पूर्ण विराम का चिन्ह। ऐसे जहां एक पाई खींचा जाएगा उसे हम बोलते हैं पूर्ण विराम। आइए दूसरा चिन्ह देख लेते हैं, और दूसरा चिन्ह कौन सा है? जिसे हम बोलते हैं अल्प विराम। क्या नाम है इसका? अल्प विराम। अल्प विराम क्या होता है? अल्प विराम वह चिन्ह होता है जहां वाक्यों में बहुत ही कम समय के लिए रुकना पड़ता हो, विराम लेना पड़ता हो, वहां पे अल्प विराम का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जहां पे किसी वाक्य में बहुत कम समय के लिए रुकना हो वहां पे अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे श्याम
या कह सकते हो राम, राम यहां आओ। आओ कह दिया जाए राम यहां आओ का मतलब आप देख रहे हैं कि सॉरी यहां पूर्ण विराम हमने लगा दिया। यहां पे आप कह लीजिएगा पूर्ण विराम में क्या होता है, अल्प विराम, सॉरी हाँ पूर्ण विराम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वाक्य समाप्त हो गया था, तो इसलिए यहाँ पूर्ण विराम। लेकिन जो हम अल्प विराम की बात कर रहे हैं, और अल्प विराम हमेशा वाक्य के मध्य में लगता है। वाक्य अल्प विराम कहाँ लगता है, हमेशा वाक्य के मध्य में लगता है। जैसे यहाँ पे हमको वाक्य में बहुत ही कम समय के लिए विराम लेना पड़ता है, जैसे राम यहाँ आओ, हमने कहा राम यहाँ आओ, मतलब बहुत कम समय के लिए हमने राम के बाद एक कॉमा लगाया है, जिसे अल्प विराम कहते हैं। और देख लीजिए जैसे हाँ, जिसका हाँ कल मैं दिल्ली जाऊंगा, हाँ मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो हाँ के बाद कामा लगेगा, वहां पे उसे बोलते हैं अल्प विराम। और एक बात ध्यान दीजिएगा, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। गिनती लिखते समय अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे गिनती अगर लिखना हो तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे 1, ये 2, 3, 4 ऐसे। अगर हमें गिनती लिखना हो तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, यदि आपको हाँ या ना में जवाब देकर कारण बताना होता है, जवाब किसमें दिया जाए, हाँ या ना में। यदि आप जवाब किसमें दे रहे हैं, हाँ या नहीं में दे रहे हैं, तो इसके साथ क्या बताना पड़ता हो, कारण। यदि हाँ और ना के साथ कारण भी आपको बताना हो तो वहां पे अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पूछा जाए क्या तुम कल वहां जाओगे, आपका आंसर होगा या नहीं या तो हाँ। अगर हाँ होगा तो आप कहेंगे हाँ कल मैं वहां जाऊंगा, तो हाँ के बाद अल्प विराम लगेगा छोटा सा, इसके बाद तुरंत बोलेगा हाँ मैं कल जाऊंगा। आइए देख लेते हैं। हमने सीखा गिनती में अल्प विराम का चिन्ह प्रयोग होता है, हाँ या ना में उत्तर देने में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तारीख और मंथ के बीच में भी, यानी तारीख लिखना हो और महीने का नाम भी लिखना हो तो उसके बीच में अल्प विराम का चिन्ह प्रयोग होता हो। कहां पे, तारीख और किसके बीच में, महीने के बीच में। महीना के बीच में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कह दिया जाए 26 दिसंबर, 26 दिसंबर, इस 26 के बाद अल्प चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। और एक बात ध्यान दीजिए, जहां पर एक ही प्रकार के डबल बार शब्द आ जाए, जैसे एक, जहां पे एक ही प्रकार के डबल शब्द आ जाए, यानी शब्दों की क्या होने लगे, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति, तो जहां पे पुनरावृत्ति होने लगती है शब्दों को, वहां पे अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो हमने पढ़ लिया पूर्ण विराम, अल्प विराम। आइए अब हम लोग जानते हैं अर्ध विराम चिन्ह। कौन सा है, तीसरा, अर्ध विराम। अर्ध विराम चिन्ह क्या होता है, अर्ध विराम चिन्ह वह चिन्ह होता है, वहां पे अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर वाक्य में अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम का विराम हो, कम का ठहराव हो, लेकिन वाक्य पूरा नहीं होता हो, वहां पे अर्ध विराम का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। और अर्ध विराम का चिन्ह किस कौन सा होता है, आइए इसे देखते हैं। इसी अर्ध विराम का चिन्ह क्या होता है, अर्ध विराम का चिन्ह यही होता है, ऐसे कामा लगा के इसके ऊपर एक बिंदी दे दो, ऐसे कामा के ऊपर एक बिंदी दे दोगे, इसे बोलते हैं अर्ध विराम। पूर्ण विराम में चिन्ह कौन सा था, पूर्ण विराम में ये पाई लगा दो, पूर्ण विराम हो जाएगा, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। और
अल्प विराम का चिन्ह मतलब कामा होता, जो आप ऐसे बोलते हैं सीधे अल्प विराम, ये होता अल्प विराम। और अर्ध विराम में क्या होता है, इसी कामे के ऊपर एक बिंदी होता है, इसे हम अर्ध विराम चिन्ह कहते हैं। और हमने बताया ये चिन्ह वहां पे प्रयोग किया जाता है जहां पे वाक्य पूरा नहीं होता है और वहां पे जो उसका विराम होता है, ठहराव होता है, अल्प विराम से ज्यादा और पूर्ण विराम से कम होता हो, वहां पे अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा राम तो अच्छा लड़का है, राम तो अच्छा लड़का है, राम तो अच्छा लड़का है, लेकिन राम तो अच्छा लड़का है लेकिन उसकी संगत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन उसकी संगत कुछ ठीक नहीं है। राम तो अच्छा लड़का है लेकिन उसकी संगत कुछ ठीक नहीं है। तो आप देख रहे हैं जब इन वाक्यों को पढ़ा जा रहा था तो लड़का है के बाद यहाँ स्टॉप लिया गया था, थोड़ी देर के लिए चिन्ह विराम लिया गया था और वो विराम था अर्ध विराम। यानी अर्ध विराम का प्रयोग कहाँ होता है, जहां पे अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम का ठहराव होता हो, वहां पे अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। आइए अब हम लोग अगला चिन्ह पढ़ते हैं जिसका नाम है प्रश्नवाचक। कौन सा? प्रश्नवाचक विराम, या आप कह सकते हैं प्रश्न चिन्ह। ये प्रश्न चिन्ह आप सब लोग जानते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहां पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है वहां पे इस प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और प्रश्न चिन्ह का ये होता है सिंबल, ये प्रश्न चिन्ह का सिंबल होता है। जहां पे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वहां पे प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। साधारण तरीके से यदि किसी वाक्य में कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों आप शब्द का प्रयोग होता है तो वहां पे प्रश्न इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पूछ लिया जाए तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया है इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो जहां पे आपसे प्रश्न पूछा जाए वहां पे प्रश्न चिन्ह का प्रयोग होता है। आइए हम लोगों ने प्रश्न चिन्ह पढ़ लिया, आइए अब हम लोग पढ़ते हैं। तो प्रश्न चिन्ह बहुत ही आसानी से जहां से प्रश्न पूछा जाए वो प्रश्न चिन्ह हो जाएगा। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं ना उद्धरण चिन्ह, सॉरी आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह। कौन सा? पांचवा है आश्चर्य चिन्ह। आश्चर्य चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? आश्चर्य चिन्ह को ना साधारण रूप से ऐसे व्यक्त करते हैं, ऐसे एक पाई खींच के नीचे बिंदी लगा देते हैं। आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग क्या करते हैं? एक पाई खींच करके नीचे एक बिंदी लगा देते हैं, ये आश्चर्य चिन्ह का चिन्ह है। तो ये कहां पे प्रयोग होता है? जहां पे यदि किसी वाक्य में घृणा, शोक, हर्ष, आश्चर्य आदि की बात की जाती है तो वहां पे इस आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहते हैं छी, घृणा, जैसे कहते हैं छी, वाव, अरे यार, और आप क्या कह सकते हैं? शाबाश, अच्छा। इन शब्दों के बाद में इस आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहा गया है काश, हे भगवान। तो यहाँ पे देखिए कितना आश्चर्य से बात को होती है, हे भगवान, काश ऐसा हो जाता, हे भगवान कुछ ऐसा करो। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि आश्चर्य होता है। तो आइए अब हम लोगों ने जाना कि आश्चर्य चिन्ह क्या होता है। एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो आप कह सकते हैं वाह क्या सुहाना मौसम है, आप कह सकते हैं वाह, कुछ भी आप कह सकते हैं जिससे आश्चर्य की बात वहां पे महसूस हो। वाह कितना सुहावना मौसम है, वाह
कितना सुहावना मौसम है, तो ये आता है आश्चर्य चिन्ह में। हमने बताया जहाँ पे घृणा, शोक, हर्ष, उत्साह, इन सब शब्दों का, इन सब भावों का प्रयोग होता हो, वहां पे आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और आश्चर्य चिन्ह का ये है निशान, ऐसे जहां पे लगा रहेगा वहां पे समझिएगा आश्चर्य चिन्ह। और आश्चर्य चिन्ह सदैव वाक्य में पहले शब्द के बाद ही लगता है, शुरू में ही लगता है, देख लीजिए यहाँ पे। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं निर्देशित चिन्ह। क्या बोलते हैं? छठा है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह क्या होता है? निर्देशक चिन्ह को ना ऐसे, ये होता है निर्देशक चिन्ह, ये इसका पहचान है, एकदम समझ लो एक पाई खींचा जाता है। इसे और क्या क्या नाम से जानते हैं? इसे संयोजक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं, इसे डैश भी कहते हैं, इसे रेखा चिन्ह भी कहते हैं। कौन कौन नाम हमने बताया? संयोजक, रेखा और डैश। किसको? निर्देशक चिन्ह को कहते हैं। यहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहां पे किसी की कही गई बात को किसी दूसरे के समक्ष कहना होता है। जैसे प्रिंसिपल साहब ने कहा, प्रधानाचार्य ने कहा कल विद्यालय बंद है। तो जैसे क्या हो गया? प्रधानाध्यापक ने कहा, प्रधानाध्यापक ने कहा के बाद क्या आएगा? डैश। अब उन्होंने क्या कहा, इसको हम देखते हैं। कल विद्यालय बंद है, कल विद्यालय बंद है, यानी कल विद्यालय बंद है, कल अवकाश है, तो कल विद्यालय नहीं खुलेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसी को ही बोलते हैं संयोजक चिन्ह। जहां पे किसी के द्वारा कही गई बात को किसी दूसरे के समक्ष कहना होता है, वहां पे हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसे निर्देशक चिन्ह, डैश चिन्ह या रेखा चिन्ह या संयोजक चिन्ह कहते हैं। अब आइए यही है संयोजक चिन्ह का पहचान, जहां ऐसे निशान बना हो वहां पे हम बोलते हैं निर्देशक चिन्ह। आइए अब हम लोग सातवां देख लेते हैं, और सातवां कौन सा चिन्ह होता है, और ध्यान दीजिएगा सातवें में कौन कौन सा चिन्ह होता है? कोष्टक, कोष्ठक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह की क्या पहचान है? ऐसे लगा, ऐसे ये कोष्टक, ये सब देखो कोष्टक लगा हुआ है, या ऐसे भी कह सकते हो, ये भी कोष्टक है और ये भी कोष्टक है। ये छोटा, ये मझला, ये बड़ा कोष्टक है। तो आइए इन्हीं कोष्टक के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। इस कोष्टक के पहले हमने निर्देशक चिन्ह पढ़ा। इस निर्देशक चिन्ह में ये भी ध्यान लीजिए, जहां पे किसी की तुलना हो किसी चीज से, जैसे झील सी आंखें, यहाँ पे तुलना हो रहा है, तो झील सी के बीच में क्या लगेगा? डैश लगेगा। जहां पे किसी के साथ तुलना हो वहां पे डैश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आइए हम लोग कोष्टक पढ़ रहे थे, तो कोष्टक चिन्ह क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो कोष्टक चिन्ह क्या होता है? जहां पे किसी की बात को और सरल रूप से समझाना पड़ता हो, जहां पे किसी की बात को और सरल तरीके से समझाना पड़ता हो, उसे हम कोष्टक में लिखते हैं, यानी कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं, जैसे कोष्टक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बात करें उदाहरण में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो आप जैसे ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम लेंगे, आप ऐसे भी कर सकते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ना कहना हो, आप ये भी कर सकते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो इन्हीं को दूसरी तरीके से समझाने के लिए और अधिक सरल शब्दों में समझाने के लिए ही ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है, उसे हम कोष्टक चिन्ह कहते हैं। आइए हम लोग आठवां देखते हैं। आठवां चिन्ह कौन सा होता है, जिसे अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह बोलते हैं।
अवतरण या उद्धरण चिन्ह। ये क्या होता है? अवतरण या उद्धरण चिन्ह होता है ये कॉमा में जहां लिखा था, इन्वर्टेड कॉमा, ये है इसकी पहचान। इसकी अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, जहां पे किसी की बात को विशेष रूप से कहना होता, समझाना होता है, वहां पे उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहां पे किसी चीज को हाईलाइट करना होता है, यहाँ पे उसे सार्वजनिक करके, यानी सबसे पहले उसी पे ध्यान जाए, वहां पे इस अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। ये अवतरण चिन्ह है। आइए देखते हैं इसका प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे गोदान, अब हम जिसकी बात करेंगे इसमें क्या होता है, अवतरण चिन्ह वहां पे लगता है, जिसकी बात किया जाता है उसे इन्वर्टेड कॉमा में लिख देते हैं, यही है गोदान। किसकी उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद के। ये क्या है? गोदान मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। तो गोदान मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। तो हम किसकी बात कर रहे थे? तो गोदान की बात कर रहे थे। तो गोदान किसमें लिख गया है? इन्वर्टेड कॉमा यानी अवतरण चिन्ह में। यही है अवतरण चिन्ह। आपसे अगर पूछा जाए गोदान मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है में गोदान पर कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो आप देखेंगे इस चिन्ह को कहते हैं अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। आइए हम लोग नौवां देख लेते हैं कि नौवां कौन सा चिन्ह होता है। नौवें की बात करें तो उपविराम कहते हैं। क्या कहते हैं? उपविराम या अपूर्ण विराम। उपविराम या अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम क्या होता है? देखिए नाम से स्पष्ट है ना, ये पूरा नहीं होगा। क्या होगा? अधूरा होता है। ये कभी भी पूरा नहीं होता है। किसी वाक्य के किसी शब्द के अंत में से दो बिंदी लगा दिया जाए, यही है अपूर्ण विराम, जिसमें कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता है, उसे कहते हैं अपूर्ण विराम। यानी वो कहाँ लगाया जाता है? जैसे कह दिया जाए